हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 26 मई और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अभय सिस्टम। देन हम देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। हाल ही में इथोपिया काफी न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। वामन वन इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। एल्गी ट्रीज ये टर्म काफी न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Abhay system launched by the Central Bureau of Investigation. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू की गई ये जो अभय योजना है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एआई पावर्ड हेल्प बोर्ड डिजाइन्ड फॉर द रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ऑफ सीबीआई नोटिसेस। एंड सेकेंड, the concept of digital arrest is legally recognized procedure within the Indian criminal justice system. And third, to verify a notice, citizens must visit the official CBI website, perform OTP verification, and upload a scanned copy of the notice received. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया ये जो अभय सिस्टम है, इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। अब इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप डिटेल में देख सकते हैं। सो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड अभय and it is a AI-based help board for authentication of CBI notices, serving as a first of its kind real-time system to verify official communications. So CBI explicitly emphasized that there is no legal concept of a digital arrest in Indian law. It is a fraudulent concept used by the cyber criminals to create fear and extort money. So the verification process involves visiting www.cbi.gov.in, clicking the Abhay logo, completing OTP verification via mobile number, and uploading a scanned copy of the notice. इसके साथ ही अगर हम सीबीआई की बात करें यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो इट इज द डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया and it operates under the jurisdiction of the Ministry of Personal Public Grievances and Pension. आप ध्यान रखेंगे सीबीआई का जो मोटो है वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर है प्रवीण सूद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the model code of conduct, consider the following statements. So यहाँ पर जो आदर्श आचार संहिता है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
The code was first introduced during the first general elections of 1951 and 52 to ensure ethical campaigning. And second statement है, the party in power is prohibited from using official machinery like government aircraft and vehicles for electioneering purposes. And third, the ECI can legally disqualify a winning candidate if they are found guilty of violating the Model Code of Conduct guidelines. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सेकेंड, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो पहली बार ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1960 के केरला असेंबली इलेक्शंस में। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The model code of conduct originated much later in the 1960 Kerala Assembly elections and it was only formalized nationally in the late 1960s. So the ECI cannot directly qualify a candidate based solely on an model code of conduct violation because MCC is not a statutory law. So disqualification usually requires a conviction under the Representation of the People's Act 1951 for corrupt practices. The Election Commission of India's power under the MCC is primarily moral and administrative, involving warnings, censors, or temporary bans from campaigning. So part 7 of the code shows that this section is vital to prevent the incumbency advantage, ensuring that ministers do not use public resources like media, transport, personnel for the partisan gain. तो आप ध्यान रखेंगे पहली बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू किया गया था 1960 के केरला असेंबली इलेक्शंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding geopolitical and geographical profile of Ethiopia. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इथोपिया की जो भू राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It is a completely landlocked sovereign state situated strategically within the Horn of Africa. And second, it shares land boundaries with exactly 4 sovereign nations, including Sudan and Kenya. And third statement is the Great Rift Valley system bisects the country diagonally, creating a diverse ecosystem of volcanic lakes and escarpments. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इथोपिया से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इथोपिया जो है वो अपना लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है वो करता है 6 नेशंस के साथ, ना कि 4 नेशंस के साथ। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So Ethiopia is Africa's second most populous country and it has been completely landlocked since 1993 following Eritrea's independence.
So its terrain is deeply defined by the Great Rift Valley system, a massive tectonic trench that cuts across the nation from northeast to southwest, forming deep volcanic lakes and steep escarpments. So इथोपिया जो है वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है 6 कंट्रीज के साथ, और ये कंट्रीज हैं इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान एंड सूडान। सो इथोपिया अभी हाल ही में न्यूज में रहा बिकॉज इंडिया एंड इथोपिया साइंड द बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इथोपियाज एक्सेशन टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कंट्री है इथोपिया, ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है एंड इट लाइज इंटायरली विद इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। टोपोग्राफी की बात करें तो द 5 मेजर टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ दिस कंट्री आर रिफ्ट वैली, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लोलैंड्स। इसके साथ ही अगर हम लेक्स की बात करें तो लेक टाना इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इथोपियन हाईलैंड्स। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इट हैज रिजर्व्स ऑफ प्रीसियस मेटल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, पोटास, नेचुरल गैस, कॉपर एंड प्लेटिनम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization released the Ease of Doing Research and Development in India report? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में अनुसंधान और विकास करने में सुगमता नामक ये जो रिपोर्ट है ये किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड नीति आयोग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में ये जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है नीति आयोग ने। आप देख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। And the report states that India's gross expenditure on research and development stands at around 0.65% of the GDP, lower than countries such as United States, China, and the Republic of Korea. So, according to the Global Innovation Index 2025, India has only 262 full-time equivalent researchers per million population. The report identified major challenges including low research and development funding, excessive dependence on public funding, shortage of quality researchers, and weak technology commercialization. And it highlighted that around 64% of India's research and development expenditure comes from the public sector, unlike leading economies where private sector participation is dominant. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ ये जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वामन वन इनिशिएटिव इज डेवलप्ड बाय विच स्टेट और यूटी? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वामन वन जो पहल है वो हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर लद्दाख। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये इनिशिएटिव जो है इसको विकसित किया है दिल्ली ने। आप देख सकते हैं
So Delhi Forest Department developed a new interactive biodiversity zone जिसका नाम होगा वामन वन. And the project aims to promote environmental awareness, biodiversity conservation, and nature education among the public. So, Vaman 1 will feature dwarf and miniature plant species, offering children and students a close-up learning experience about biodiversity. So, unlike conventional parks, it is planned as a living classroom focused on ecological education and sustainable living concepts. So the biodiversity zone is being developed in the Western Forest Range of the Delhi. आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो वामन वन इनिशिएटिव है ये संबंधित है दिल्ली से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which Indian city became the first to install solar-powered algae trees that use microalgae to clean polluted urban air? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत का कौन सा शहर सौर ऊर्जा से चलने वाले शैवाल वृक्ष स्थापित करने वाला पहला शहर बन गया है जो प्रदूषित शहरी हवा को साफ करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करते हैं? ये ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, पुणे या फिर बेंगलुरु. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो ऐसा करने वाला जो भारत का पहला शहर बन गया है वो बन गया है भोपाल. आप देख सकते हैं, भोपाल installed India's first solar-powered algae trees to combat urban air pollution. So it emerged as the pioneer city in the India to deploy these innovative solar-powered air purification devices. The algae trees were developed by the Mushroom World Group following 2 years of intensive research. And a single unit has the environmental impact equivalent to 25 fully grown traditional trees. So the device functions by absorbing approximately 1.5 tons of carbon dioxide annually while generating pure oxygen. इसके साथ ही अगर हम माइक्रो एल्गी एयर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है वेयर माइक्रो एल्गी कल्चर्स consume carbon dioxide and particulate matter through photosynthesis. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. From which Scandinavian country did Prime Minister Narendra Modi receive the Grand Cross of the Royal Order of Merit, marking his 32nd global honor? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस स्कैंडिनेवियन देश ने रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है जो कि उनका 32nd वैश्विक सम्मान है? आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर फिनलैंड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये कंट्री है नॉर्वे. आप देख सकते हैं, PM Modi received Norway's highest honor, the Grand Cross of Royal Norwegian Order of Merit from King Harald V, and this marked the first visit by an Indian Prime Minister to Norway in 43 years. So the prestigious award constitutes PM Modi's 32nd global honor and was presented by King Harald V in Oslo. The Grand Cross was awarded for his contribution to advancing Norway's interest and strengthening international relations, an honor he dedicated to historic India-Norway ties. सो ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट है इसको फाउंड किया गया है बाय द किंग ओलाव
fifth in 1985, and it is awarded to the foreign nationals and to Norwegian citizens living abroad for outstanding service in the interest of Norway. तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.